हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैट फोरेंसिक पे और आज हम बात करने वाले हैं रिक्वेस्टेड हैंडराइटिंग एंड इट्स प्रोसीजर। तो अगर आपने मेरी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की सबसे पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एंड इट्स टाइप्स के बारे में बता रखा है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की क्या क्लासिफिकेशन है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की क्या क्लासिफिकेशन है। तो अभी हम बात करेंगे रिक्वेस्टेड सैंपल, जो मतलब या फिर जो हमारा फोरेंसिक साइंटिस्ट है वो रिक्वेस्ट करता है सैंपल के लिए ताकि वो कंपेयर कर सके, उस रिक्वेस्टेड सैंपल की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो देखनी है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गई, बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस, क्राइम सीन से रिलेटेड, एंथ्रोपोमेट्री से रिलेटेड, सारी वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके भी उनको देख सकते हो। हर प्रॉपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है हर किसी चीज़ की। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्वेस्टेड हैंडराइटिंग। तो रिक्वेस्टेड हैंडराइटिंग होता क्या है बेसिकली? तो एक सैंपल होता है, ये एक तरीके से एक स्टैंडर्ड होता है जो हम कलेक्ट करते हैं किससे, जिस पे हमें शक होता है उससे। तो उस पर कैसे मतलब कैसे लेते हैं? एक तो हमारे पास होता है एक एडमिटेड सैंपल होता है, ठीक है। एडमिटेड सैंपल वो होता है जो वो पहले से ही कोई राइटिंग लिखी हुई है ना, किसी की, जैसे कोई डायरी हो गई, उसने कोई नोट्स वगैरह बना रखे हैं, वो तो एडमिटेड सैंपल हो गया। लेकिन मान लो वेरिएशन ज़्यादा है हैंड राइटिंग के अंदर, तो वो फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करेगा, जिस पे शक होता है ना, तो उससे एक रिक्वेस्ट करेगा कि भाई अपनी हैंडराइटिंग का सैंपल दो तुम मुझे। और वो मैजिस्ट्रेट के सामने ही होता है मोस्टली, या तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है वो बेसिकली उसको बुला के दो विटनेस के सामने अपने आप भी ले सकता है लेकिन उसके लिए उसको परमिशन जरूरी होती है, वो मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी उसको। तो उस वहाँ पे जो रिक्वेस्टेड सैंपल लिया जाता है ना, उसी को रिक्वेस्टेड सैंपल बोलते हैं। बेसिकली उससे लिखवाया जाता है एट द प्लेस, कि भाई उसी टाइम पे उससे लिखवाया जाएगा, जो वो बोलेगा, जो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट बोलेगा उसको लिखना पड़ेगा। और फिर उस चीज़ से वो उसको कंपेयर कर सकता है अपने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के साथ। तो अनलाइक इनफॉर्मल एग्जाम्पलर लाइक लेटर, जो भी हमारे जो एडमिटेड सैंपल होते हैं ना, कलेक्टेड सैंपल होते हैं जो, वो अलग होते हैं। तो प्रोड्यूस ऑन डिमांड, ये क्या होता है? प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड, मतलब इसको जब हम बोलते हैं तभी ये बनाए जाते हैं, और एट द प्लेस और एट द मोमेंट, मतलब उसी टाइम उसको लिखना होता है, उसी जगह पे लिख के हमें सैंपल प्रोवाइड करना होता है, ताकि हम उसको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से कंपेयर कर सकें। अब क्या होता है, इसकी प्रेपरेशन होती है कुछ बिफोर कलेक्शन। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि मैजिस्ट्रेट के सामने ही किया जाता है किसी भी पंगे से बचने के लिए, कि भाई ये तो परमिशन नहीं थी, विटनेस नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। मोस्टली टाइम पे जो लीगल ऑथराइजेशन होती है वो मैजिस्ट्रेट के सामने होती है, और वहीं पे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का जो एक्सपर्ट होता है ना, वो बेसिक वहीं पे ही उसको लेने की कोशिश करता है। और जो नहीं होता उस केसेस में वो दो विटनेसेस अपने साथ में रखता है और खुद उससे लिखवाता है लैब में ले जाके। तो ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम लीगल अथॉरिटीज और कोर्ट से मतलब परमिशन लेनी पड़ती है किसी से भी रिक्वेस्टेड सैंपल लेने के लिए। तो उसके बाद एंश्योर प्रोसेस इज डॉक्यूमेंटेड विद सिग्नेचर फ्रॉम विटनेसेस एंड एग्जामिनर। जो एग्जामिनर है उस पर दो डॉक्यूमेंट बनता है प्रॉपर, तो उस पर एग्जामिनर के भी साइन होते हैं और विटनेसेस के भी साइन होते हैं, और जो लिख रहा है उसके भी साइन होते हैं। तो उसके बाद आता है सब्जेक्ट ब्रीफिंग। मान लो आपने लीगल ऑथराइजेशन ले ली, मतलब कोर्ट से परमिशन ले ली कि भाई आपको रिक्वेस्टेड सैंपल कलेक्ट करना है, और कोर्ट ने परमिशन दे दी, आप इस पर फलान ढिमकान पर्सन से आप उससे ले सकते हो, आप कि भाई रिक्वेस्टेड सैंपल आप ले सकते हो। उसके बाद क्या होता है, उस बंदे को बुलाया जाता है, उस बंदे को सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ किया जाता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये डिस्प्यूटेड मामला है, और उसको हमें बस थोड़ी सी सैंपल चाहिए आपका। उसको सैंपल के लिए मनाया जाता है, बोला जाता है बेसिकली उसको। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, कि उसको बताया जाता है कि भाई क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है हमारे पास एक, और उसमें हमें मैच करना है। तो अवॉइड रिवीलिंग स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट। और उसको है ना, उस टाइम पे जब हम ब्रीफ करते हैं ना, उसको ये नहीं बताते कि भाई मामला एग्जैक्टली क्या है। हम बस ये बता देते हैं कि भाई हमें सैंपल चाहिए मैच करने के लिए, लेकिन हम उसको डिटेल में नहीं बताते कि भाई ये एग्जैक्ट केस ये है और ये चीज़ पे बात हो रही है। हम उससे अवॉइड करते हैं ये सारी चीज़ें बताना। तो एनवायरमेंटल सेटअप होता है एक। ये क्या होता है कि भाई उसको है ना, सबसे पहले तो कंफर्ट किया जाता है उसको, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेस के अंदर कोई भी सैंपल दे रहा हो, तो उसको कंफर्ट किया जाता है, पानी वानी पिलाया जाता है, टेबल पे आराम से बिठाया जाता है, बिल्कुल उसको चिल मोल एसी वेसी के अंदर बिठा के उसके मतलब रिलैक्स करवा के एकदम कंफर्टेबली, सब कुछ कंफर्टेबल होता है, होना चाहिए उसके लिए, ताकि वो रिक्वेस्टेड सैंपल दे सके। तो और उसके लिए डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंश्योर प्रॉपर लाइटिंग, लाइटिंग वगैरह भी प्रॉपर होनी चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आसपास साउंड आ रही है, कोई यहाँ से किलकी मार रहा है, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर, बिल्कुल रिलैक्स सिचुएशन के अंदर उससे लिखवाया जाता है। तो अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट द राइटिंग कंडीशन। अब क्या होता है, जो
कोशिश ये की जाती है जब भी हम रिक्वेस्टेड सैंपल लेते हैं, जो हमारी कंडीशंस हो ना, जो उस टाइम पे जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट लिखा गया है ना, वो कंडीशन मैच करे। मतलब अगर हमें पता है कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट लिख के ही कोई जिस टाइम लिख रहा था वो उस टाइम बैठा था, तो उसको बिठाया जाएगा। मान लें किसी ने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट खड़े होके कुछ लिखा है, तो वो खड़े होके उससे रिक्वेस्टेड सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, मान लो उसने वॉल के ऊपर स्टैंड होके उसने वो लिखा है, मतलब वॉल के ऊपर रख के ऐसे लिखा है, तो उसको राइटिंग कंडीशन ऐसी ही दी जाएगी कि भाई तू इसी टाइप से लिख। तो मतलब एक तरीके से जो एनवायरनमेंट होती है ना, वो ऐसी की जाती है, जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के जो एनवायरनमेंट होते हैं ना, उससे मैच किया जाता है उस चीज को। चाहे वो स्टैंडिंग सीटिंग हो, सरफेस टाइप हो, कि मतलब सरफेस टाइप स्मूथ है तो स्मूथ होएगा, रफ है तो रफ होएगा। तो काफी सारी चीजें इसमें ध्यान रखी जाती है। उसके बाद आ जाता है कलेक्शन प्रोसीजर। अब हम करेंगे कलेक्ट के रिक्वेस्टेड सैंपल को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैचिंग मटेरियल। जब भी हम उसको मान लो हमने उसको कंफर्टेबल कर दिया, आराम से बिठा दिया, सारी एनवायरनमेंट वगैरह हमारी सेट है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जो मटेरियल देंगे ना लिखने के लिए, पेन देंगे, पेपर देंगे, तो वो चीज़ है ना एग्जैक्टली मैच करेगी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से। जो हमारा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, मान लो A4 साइज शीट का है, व्हाइट पेपर है, तो एज इट इज उसको वही शीट मिलेगी। मान लो कोई पुराना पेपर है, तो कोशिश की जाएगी कि वही टाइप का जो पेपर है ना उसको दिया जाए, कोर्स है, फाइन है, कैसे भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो, वो उससे मैच की जाएगी। उसके डायमेंशन भी सेम हो, मतलब लेंथ, हाइट, वेट, जो जो भी चीजें हैं वो सारी सेम हो। और जो पेन है ना, वो भी कोशिश की जाती है कि ब्लू है तो ब्लू है, और मोस्टली अगर हमें कंपनी का पता है तो वो एग्जैक्ट कंपनी का ही हो। प्रोवाइड पेपर दैट क्लोजली रिजेंबल्स टू द ओरिजिनल इन टेक्सचर। जो ओरिजिनल पेपर होता है उसका एग्जैक्ट टेक्सचर मैच करे, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कर पाएंगे हम, मतलब मोस्टली, मतलब जो जो रिजेंबल उसे क्लोजली रिजेंबल करे। साइज में हो, फॉर्मेट हो, A4 है तो A4, A5 है तो A5, A3 है तो A3, जो भी बेसिकली फॉर्मेट है वो। अब आ जाते हैं कंटेंट डिटेक्टेशन पे। अब क्या होता है, हमने उसको मटेरियल भी दे दिया, कंफर्टेबली सिट भी कर दिया, सब कुछ बता भी दिया, लीगल परमिशन भी ले ली, सारा काम हो गया हमारा। अब हमारा मेन काम आ जाता है उससे सैंपल को लेना। कंटेक्ट कंटेंट डिक्टेशन। और ये काफी क्रिटिकल पार्ट होता है पूरी, मतलब इसमें एग्जाम्पलर के टाइम पे। डिक्टेट मटेरियल दैट इंक्लूड्स। अब क्या होता है, जो क्वेश्चन एक्सपर्ट होता है ना, वो उसको डिक्टेट करता है कि भाई तेरे को ये चीजें लिखनी है। ठीक है, वो उसको डिफरेंट लेटर्स देता है कि भाई ये A B C D, ठीक है, या फिर कोई वर्ड्स दे देगा, एंड, बिफोर, वट, द, कोई सेंटेंस भी हो सकता है वो, कि भाई दिस इज माई नेम इज राहुल, आई टीच ऑन मैड फोरेंसिक एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, वो जो भी लिखवाना चाहे वो उसको लिखवा सकता है, अपर केस, लोअर केस। कभी बोल देगा कि स्पीड जल्दी करो, कभी बोल देगा स्पीड को स्लो करो, कभी वो अपनी स्पीड बढ़ा देगा बोलने की, कभी वो अपनी स्पीड को स्लो कर देगा। तो वो उस पे ना डिफरेंट कंडीशन को मैच करने की कोशिश करता है, ताकि उसको हर कंडीशन में उसको रिक्वेस्टेड एग्जाम्पलर मिल जाए, और वो जो बंदा है वो डिस्गाइज भी ना कर पाए। मान लो मैं आपको स्लो बोल रहा हूँ, तो आप डिस्गाइज करने की कोशिश कर सकते हो, मतलब अपनी हैंडराइटिंग को चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जब जल्दी जल्दी बोलूंगा तो आपको जल्दी जल्दी लिखना भी पड़ेगा, और जल्दी जल्दी में नेचुरल जो हमारी हैबिट होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट पे कंप्लीट वीडियो बना रखी है, हैंडराइटिंग के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, प्रिंसिपल के ऊपर आप वो जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है ये सारी चीजें। तो वो जो हमारी हैंडराइटिंग होती है ना, वो परमानेंट ही होती है, वो आ ही जाती है, आप कितना भी कोशिश कर लो। तो और उससे है ना मल्टीपल सैंपल लिए जाते हैं, एक सैंपल नहीं लेता कि भाई एक पेज लिखवा लिया। कम से कम भी 10 से 15 पेज या 14-15 पेज उससे लिखवाए जाते हैं, ताकि वो 1-2 पेज में कुछ भी गड़बड़ी कर सके, लेकिन बाद में वाले आने वाले जो पेजेस है ना, उनमें उसको ओरिजिनल राइटिंग आ ही जाए। ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड फ्रेज कुछ भी हो सकता है, नेम्स, एड्रेस, सिचुएशन, जो भी मतलब क्वेश्चन एक्सपर्ट को चाहिए ना, वो चीज़ वो उससे लिखवाएगा। अब आ जाता है रिपीटिशन एंड वॉल्यूम, मतलब कि कितनी बार उसे रिपीट करवाएगा। मैंने आपको बता दिया, 14-15 बार या 10-15 बार, बेसिकली 20 बार भी हो सकता है ये। रिपीटिशन उसे 15 बार तो ली ही जाती है मेनली। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन एक्सपर्ट के ऊपर कि भाई अगला बंदा कितना छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो देखते ही समझ जाता है कि छिपाने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उसके भी बिहाफ पे कम भी ले सकता है और ज़्यादा भी ले सकता है। वो टोटली एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी एक्सपर्टाइज के ऊपर डिपेंड करेगा। इंक्लूड बोथ कर्सिव एंड प्रिंटेड स्टाइल इफ रेलिवेंट। अगर जो मान लो जो हमारी क्वेश्चन सैंपल है उसमें कर्सिव राइटिंग भी है, प्रिंटेड ब्लॉक राइटिंग भी है, तो वो हर टाइप की राइटिंग को उसमें लिखवाने की कोशिश करेगा एग्जाम्पलर के अंदर। आज सब्जेक्ट टू राइट डिफरेंट स्पीड वगैरह मैंने आपको बता दी, कि अंडर डिफरेंट वेरिड कंडीशन टू डिटेक्ट डिस्गाइज। मतलब वो उसको डिस्गाइज करने नहीं देना, कुछ भी हो जाए। पहले कुछ पेजेस में कर लेगा वो, मान लो 5 पेजेस में कर लिया, 6 पेजेस में कर लिया, फिर आप थक जाओगे, आपकी राइटिंग आ ही जाएगी।
फिर आता है एक ब्लैंक फॉर्म्स एंड सिमुलेटेड डॉक्यूमेंट। मान लो अगर आपके पास कोई चेक है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर, तो एग्जैक्टली चेक आपको कॉपी करके देना पड़ेगा उसको, मतलब एग्जैक्ट चेक होना चाहिए, सेम ब्रांच का होना चाहिए, सेम ही चीज़ होनी चाहिए। एचडीएफसी का तो एचडीएफसी का होना चाहिए, कैनरा का है तो कैनरा का होना चाहिए, हर चीज़ उसमें मैच की जाती है। तो इफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इज फॉर्म ऑफ चेक, मतलब फॉर्म वगैरह में चेक हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, कोई एग्जैक्टली सेम दिया जाता है उसको। ठीक है, रिक्रिएट सिमिलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट फिल आउट, और उसको सेमली बोला जाता है कि भाई इसको भरो। हेल्प्स रेप्लिकेट लेआउट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, सब कुछ उसमें क्या होता है कि उसकी जो अलाइनमेंट वगैरह है ना, वो सब सेम रहती है, ज़्यादा चेंज नहीं आता उसके अंदर। जब हम मैच करते हैं ना, हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। अब आ जाता है प्रिकॉशन एंड कंसिडरेशन। अब देखो यहाँ तक तो बस यही काम होता है, उसके बाद तो उससे कलेक्ट कर लिया जाता है वो सारी चीज़ें। अब मेन होती है प्रिकॉशन, उस टाइम पे क्या-क्या ध्यान रखनी होती है, जो एग्ज़ाम्पलर ले रहे हैं हम, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती है। अवॉइड डिसगाइज़, अगर आपको लग रहा है कि बंदा डेलिबरेटली कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है, अपनी राइटिंग को जानबूझ के स्लो लिख रहा है या कुछ और कर रहा है, अजीब तरीके से लिख रहा है, तो आप उसे बार-बार लिखवाओ। और उसकी मतलब जो होता है ना मल्टीपल अटेम्प्ट्स, वो इसलिए होता है ताकि वो डिसगाइज़ कर ही ना पाए। तो वो कोशिश करो, उसको बोलो कि भई तुम तो चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ये वो। तो मतलब अवॉइड डिसगाइज़, डिसगाइज़ से बचने की कोशिश करो। यूज़ इनडायरेक्ट डिक्टेशन, मतलब एग्ज़ैक्टली उसको ये ना बोलो कि भई जो वर्ड है ना, जो मतलब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर एग्ज़ैक्ट फ्रेजेज़ है, वो ना बोलो, और उसकी जगह कुछ बदल के बोलो, लेकिन वो सारे वर्ड्स आ जाए उसके अंदर। ठीक है? इस तरीके से बोलो उसे। रीडिंग अलाउड, थोड़ा-सा तेज़ सही से बोलो। शो इंस्टेड ऑफ शोइंग टेक्स्ट, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट ही दिखा दो कि भई ये चीज़ है और ये लिखो तुम। ऐसा नहीं होता, उसे बोला जाता है कि भई तुम्हें बोल के सुनाया जाता है और वो लिखता है उस चीज़ को, ताकि वो कॉपी ना कर सके, भई ऐसी टाइप की राइटिंग है, आई तो ऐसे है तो मैं ऐसे ही बनाऊँगा। वेरी डिक्टेशन सीक्वेंस एंड आस्क स्पॉन्टेनियस राइटिंग, मतलब स्पॉन्टेनियस राइटिंग होती है, कंटीन्यूअस राइटिंग होती है, तो बीच में उसको ब्रेक नहीं मिलता। 10-15 जो पेज लिखवाए जाते हैं उससे, वो कंटीन्यूअस लिखवाए जाते हैं। हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, डॉक्यूमेंट एनी फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट मे अफेक्ट हैंडराइटिंग, मतलब अगर जो वो स्ट्रेस में है तब उसकी हैंडराइटिंग खराब हो सकती है। तो और ज़्यादा अगर जो गुस्से में है तब भी उसकी हैंडराइटिंग खराब हो सकती है। तो उसको स्ट्रेस बोला ना, उसको रिलैक्स किया जाता है। तो पहला स्टेप भी रिलैक्स करने को होता है, तो वो रिलैक्स इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर इम्पैक्ट ना कर सके उसकी हैंडराइटिंग को। नोट इफ द सब्जेक्ट इज अंडर ड्यूरेबल फटीग, थको हुआ है तो नहीं है, ज़्यादा थको हुआ है तो तब भी हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। विच कैन ऑल्टर राइटिंग कैरेक्टर्स। डॉक्यूमेंटेशन, और जो भी चीज़ें हैं आप अपना चीज़ें रिकॉर्ड करो, विटनेस के सामने रखो, फोटोग्राफी लो, वीडियोग्राफी करो, ताकि आपको बाद में कोर्ट के अंदर कोई दिक्कत ना आए इस चीज़ की। ठीक है? रिकॉर्ड द डेट, टाइम, लोकेशन ऑफ द कलेक्शन विटनेसेस के साथ। ठीक है? इंक्लूड एग्जामिनर क्रेडेंशियल, मतलब एग्जामिनर जो है क्वेश्चन एक्सपर्ट है उसके भी साइन होने चाहिए। सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेसेस, एटलीस्ट 2 विटनेस के तो सिग्नेचर होने चाहिए उसके ऊपर। लेबल ईच सैंपल क्लैरिटी, जो भी आपने रिक्वेस्टेड एग्जाम्पल लिया सब पे लेबल करो, उसको चैन ऑफ कस्टडी में मेंशन करो। तो बस वो वीडियो इतनी ही है एग्जाम्पलर की, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ पढ़ सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।